Hello students, in history I am going to start your chapter 1 introducing history. फर्स्ट हमारी टॉपिक है इंट्रोड्यूसिंग हिस्ट्री. सो हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री. सो हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट, स्पेशली द पीपल, सोसाइटी, इवेंट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द पास्ट. हिस्ट्री को अगर हमको डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री हमारे पास्ट का, हमारे अतीत का एक अध्ययन होता है जिसमें हम लोगों के बारे में पढ़ते हैं, पुराने समय की सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, वह उस समय घटनाएं कौन कौन सी थी उन पे हम प्रकाश डालते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं और उस समय उन लोगों के सामने किस तरह की प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकाला. तो ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में जानने की कोशिश करती हैं और उन पास्ट इवेंट्स को अपने प्रेजेंट्स के कंडीशन से मैच कराते हैं और फिर हम एक एनालिसिस करने के बाद फ्यूचर के लिए एक अच्छा सा डिसीजन निकाल सकते हैं. तो इट इज़ द हिस्ट्री द स्टडी ऑफ द पास्ट, स्पेशली द पीपल, सोसाइटी, इवेंट्स एंड प्रॉब्लम ऑफ द पास्ट. नेक्स्ट थिंग इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, कि हमें हिस्ट्री को पढ़ने की ज़रूरत क्या है या हिस्ट्री की इम्पॉर्टेंस क्या है. तो फर्स्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बोथ द पास्ट एंड प्रेजेंट, कि प्रेजेंट्स के कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो जिनकी रूट्स, जिनकी जड़ी हमें पुराने समय में देखने को मिलती हैं और उनकी शुरुआत वहीं से होती है और वो धीरे धीरे वो बढ़ती हुई आज प्रेजेंट में एक अलग ही तरीके से हमको दिखाई पड़ने लगती हैं. तो उस कंडीशन को समझने के लिए हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानना ज़रूरी होता है. It deals with the lives and activities of king, great men and as well as ordinary peoples. कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हिस्ट्री में हमें सिर्फ किंग के बारे में जानकारी मिलती है, बट ऐसा कुछ नहीं है. और हमें हिस्ट्री में किंग्स की कहानियों के बारे में मालूम चलता है, किंग्स की लाइफ कैसी होती थी, ग्रेट मैन जैसे आपके बुद्ध हैं, महावीर स्वामी हैं, विवेकानंद हैं, या बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, अशोक महान हैं, अकबर हैं. तो ऐसे ग्रेट पर्सन्स के बारे में भी हम जान सकते हैं और साथ ही साथ एक ऑर्डिनरी पीपल, एक साधारण इंसान कैसे उस सोसाइटी में रहता था उसके बारे में भी हमको जानकारी मिलती है. इट टेल्स अस द क्लॉथ्स, फूड, सेटलमेंट्स, इकोनॉमी एंड सोसाइटी. ये एंशियंट टाइमिंग की क्लॉथ्स के बारे में बताती है. जैसे आज की डेट में हम डिफरेंट टाइप्स की क्लॉथ्स को डिफरेंट ओकेजन्स पे पहनते हैं, वैसे ही पुराने समय के लोग भी अलग अलग तरीके की वेशभूषा यूज़ करते थे. जैसे बहुत पुराने समय में हम बात करते हैं, जैसे आदिमानव के बारे में, एंशिएंट मैन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो सिर्फ क्या करते थे, जानवरों की खाल का इस्तेमाल करते थे या फिर बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती थी उससे अपने शरीर को ढकती थी. फिर धीरे धीरे उनको कपड़ों की जानकारी होती गई. हम आज की डेट में स्टैंडर्ड बेसिस पे कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं. फूड, हम आज के डेट में फूड का भी इस्तेमाल हर कोई करता है. सो एंशिएंट पीपल्स किस तरह की फूड का इस्तेमाल करती थी उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है. सेटलमेंट, रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है, आवास की ज़रूरत होती है. सो उस समय भी लोगों का सेटलमेंट्स कैसा होता था, जैसे बहुत पुराने समय के लोग गुफाओं में रहते थे, फिर उन्होंने झोपड़ी बनाना शुरू किया, फिर उन्होंने लकड़ी के मकान बनाने शुरू किए, चट्टानों के को काट करके घर बनाना शुरू किया. आज के डेट में हम अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स यूज़ करके हम अपने घरों को बनाते हैं, सजाते हैं. इकोनॉमिक कंडीशन उस समय की कैसी थी, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी होती थी, बाज़ार कैसा था, मार्केट सिस्टम कैसा था, वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, लोग किस तरह से रहती थी, उनका बिलीफ क्या था, उनका सिस्टम कैसा था, कैसे वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे. तो ये पूरी जानकारी हमें हिस्ट्री से मालूम चलती है. इट टेल्स अबाउट द बिलीफ, फेथ एंड वर्क ऑफ पास्ट पीपल. इट ऑल्सो डील्स विद द बिलीफ, उनका विश्वास, फेथ, उनकी आस्था, एंड वर्क ऑफ पास्ट, और उनके कार्य कैसे होते थे. जैसे आज की डेट में लोग बहुत तरीके के काम करते हैं. जैसे कुछ लोग हैं जो दुकान चलाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो साफ़ सफाई करने में लगे होते हैं, कुछ घरों को बनाने में स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ टीचिंग करते हैं, कुछ बर्तन बनाते हैं. तो अलग अलग तरीके के हमारे यहाँ
वक्त चल रहा है। तो ऐसे ही पुराने समय में भी लोग अलग अलग तरीके के कामों को करते थे। बिलीफ ऑफ फेथ, उनका विश्वास क्या था, उनकी आस्थाएं कैसी होती थी, उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसे आज के डेट में हमारा बिलीफ ऑफ फेथ हमारे रिलीजन पे डिपेंड हो जाता है, तो उसी तरह से उनका भी अपने कुछ बिलीफ ऑफ फेथ सिस्टम थे जिनको वो फॉलो करते थे। तो उनके बारे में भी हमको एंशिएंट या हिस्ट्री से जानकारी मिलती है। इट टेल्स अबाउट हाउ पीपल ग्रेजुअली मेड डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन विच लेड टू देयर डेवलपमेंट्स। साथ ही साथ हमें ये भी मालूम चलता है कि एक आदिमानव जो पूरी तरह से एक डिपेंडेंट था, जो नेचुरल सोर्स पे डिपेंड होता था, वह किस तरह से नई नई चीज़ों को वो खोजता चला गया और प्रोग्रेस करता चला गया। नई नई चीज़ों को बनाया, उनके बारे में सर्च किया, उन पे और ज़्यादा इन्वेंशन करते चले गए। तो ये सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री के बैकग्राउंड से मालूम चलती हैं। सो दीज आर द, ये आपके कुछ रीजन से अगर हमको अपने आप को प्रेजेंट कंडीशन को समझना है तो हमें कहीं ना कहीं अपने पास्ट से जुड़ करके देखना चाहिए कि हमारा पास्ट का बैकग्राउंड कैसा था और आज की डेट में हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। सो लेट मी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री को नॉर्मली डिवाइड किया गया एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये 3 डिविजन्स देखने को मिलती हैं। और इसमें अगर हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, तो एंशिएंट हिस्ट्री आपकी पूरे सिलेबस में दिया गया है। आपके हिस्ट्री में जितने भी 12 चैप्टर्स हैं उनमें हमें एंशिएंट हिस्ट्री को ही कवर करना है। सो हम एंशिएंट हिस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं और सबसे पहले देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का डिवीज़न क्या है। सो एंशिएंट हिस्ट्री के 3 डिवीजन्स हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। ये 3 डिवीजन्स हमें एंशिएंट हिस्ट्री में मिलते हैं। अब इनकी क्या क्या खासियत है। प्री हिस्ट्री, ये ऐसा समय था जब हमें कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलता है। कहने का मतलब क्या है कि उस समय कोई रिटन लिखने की कला विकसित नहीं थी। आर्ट ऑफ रिटन इज राइटिंग इज नॉट नोन बाय देम। वो बिल्कुल भी रिटन रिकॉर्ड या रिटन के बारे में उनको जानकारी नहीं थी, उनको लिखने की कला नहीं मालूम थी। सो ऐसी सिचुएशन को कहा गया है प्री हिस्ट्री। सेकेंड इज अ प्रोटो हिस्ट्री। रिटन रिकॉर्ड इज फाउंड बट कैन नॉट बी रीड येट। प्रोटो हिस्ट्री क्या कहती है कि एक ऐसा टाइम पीरियड जिस समय रिटन चीज़ें तो मिलती हैं हमें, लेकिन उनको हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन, या जिसे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो उस समय में हमें रिटन रिकॉर्ड तो मिले हैं, लेकिन आज तक हड़प्पा समय की या हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो लिपि है या उसका जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक कोई समझ नहीं पाया है और अभी तक हम उसके बारे में जान नहीं पाए हैं। तो ऐसी हिस्ट्री को कहा गया है प्रोटो हिस्ट्री। नेक्स्ट इज हिस्ट्री। इसकी खासियत ये है कि इसमें रिटन रिकॉर्ड्स हमको मिलते हैं, चाहे वो मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में हो या बुक्स के रूप में हो। सो हम आगे डिस्कस करेंगे मैन्युस्क्रिप्ट और बुक्स में क्या डिफरेंस आता है। सो फर्स्टली हम इसको समझते हैं हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम देखें तो रिटन रिकॉर्ड्स आर फाउंड ऑन रॉक्स, क्लेज, बॉक्स ऑफ बर्च। कि हिस्ट्री वह टाइम पीरियड है जिसमें हमें रिटन रिकॉर्ड्स मिलते हैं, और ये कहाँ मिलते हैं। रॉक्स पे मिलेंगे, क्लेज पे मिलती है, मिट्टी को बना करके उसको एक समतल करके उस पर हमको मिलता है। बॉक्स ऑफ बर्च आपकी पेड़ों की छालों पर भी देखने को मिलती हैं। सो दीज आर द बेसिक डिवीजन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। नो रिटन रिकॉर्ड इज फाउंड इन प्री हिस्ट्री। रिटन रिकॉर्ड्स आर फाउंड बट कैन नॉट बी रीड येट, दैट इज द प्रोटो हिस्ट्री। Written records are found on rocks, clays, box of birch, that is called the history. So how we can read the history, क्योंकि हिस्टोरिकल हिस्ट्री की हम बात करती हैं तो इसमें हमें हज़ारों सालों की कहानी हमको देखने को मिलती हैं। जैसे इंडस वैली की अगर बात करती हैं तो ये लगभग आज से 5000 साल पहले अस्तित्व में थी। तो अब इन्हें हम कैसे इनके बारे में जान सकते हैं।
तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके के सोर्स अवेलेबल हैं। पहला होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स और दूसरा होता है लिटरेरी सोर्स। तो हम सबसे पहले समझते हैं आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स और लिटरेरी सोर्स का मतलब क्या है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मतलब होता है कि हमें कुछ रिमेन्स मिले हैं। रिमेन्स का मतलब होता है अवशेष। जैसे कोई बिल्डिंग थी बहुत पुराने समय में और वह समय के अकॉर्डिंग क्या हुई, वो टूटती चली गई, वो थोड़े खंडहर के टाइप में देखने को मिल जा रही हूँ, टूटी फूटी हुई चीज़ें हमको जो मिल रही हैं, तो इन्हीं को कहा गया है रिमेन्स। और इन्हीं रिमेन्स को पढ़ करके उनको समझने की कोशिश करते हैं, इनको देख करके कि आखिर इनका क्या यूज़ रहा होगा उस सोसाइटी में। सो ऐसे सोर्सेज को आर्कियोलॉजिकल सोर्स में रखा जाता है। दूसरा हमारा लिटरेरी सोर्स होता है। लिटरेरी सोर्स का मतलब ये जो रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, जिन्हें हम पढ़ सकें, जिन्हें समझ सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज द लिटरेरी सोर्स। तो लेट मी डिस्कस अबाउट द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। सो हमने बताया कि ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं, ये किसी चीज़ के अवशेष होते हैं, जैसे फॉसिल रिमेन्स। तो हम सबसे पहले समझते हैं फॉसिल रिमेन्स के बारे में। These are basically imprints of plants, animals or human preserved in rocks. अब ये क्या है? फॉसिल रिमेन्स का मतलब है कि जस्ट बहुत समय पहले जो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस जो समय थे, वो क्या हुए, किसी रीजन की वजह से चट्टानों में दब गए और वो वहीं पे पड़े रह गए, जो आज की डेट में उनको खुदाई के माध्यम से हमको वो देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे अवशेष को, ऐसे आर्कियोलॉजिकल सोर्स को कहा गया है फॉसिल सोर्स या फॉसिल रिमेन्स कहा गया है। तो इनसे भी हमें जानकारी मिलती है। अब इनसे क्या जानकारी मिलती है कि उस पार्टिकुलर टाइमिंग में कि वो कितना पुराना है, और पुराना होने के साथ साथ उसमें कौन कौन सी प्लांट्स थी, कौन से एनिमल्स थे, या ह्यूमन बींग्स किस तरह की क्वालिटी के थे। तो ये फॉसिल रिमेन्स से हमको जानकारी मिलती है। मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है बिल्डिंग्स। जैसे आप ताजमहल वगैरह देखते हैं, तो ताजमहल भी हमारा क्या है, एक मॉन्यूमेंट्स है। तो मॉन्यूमेंट्स क्या है, एंशिएंट बिल्डिंग्स और द स्ट्रक्चर्स लाइक टेम्पल, मॉस्क्यूज, टॉम, पैलेसेस और फोर्ट्स। कि मॉन्यूमेंट्स क्या है, या तो बिल्डिंग्स हो सकती हैं, या टेम्पल, मॉस्क्यू, टॉम, पैलेसेस, महल या फोर्ट, किले जैसी वो संरचनाएं हो सकती हैं। तो ऐसी चीज़ों को मॉन्यूमेंट्स कहा गया है। और मॉन्यूमेंट से हमें ये मालूम चलता है कि वहाँ पे उस समय में किस तरह के रॉक मटेरियल्स अवेलेबल थी, वहाँ की कला किस तरह की थी, बिल्डिंग बनाने की किस आर्ट का वो लोग यूज़ करते थे। तो इन तरह की जानकारी हमको मिलती है मॉन्यूमेंट्स के माध्यम से। नेक्स्ट है द आर्ट फैक्ट्स। Artifacts are the man-made objects such as tools, ornaments, pottery, statues, toys, etc. आर्टफैक्ट जैसे हमारी ज़रूरतें होती हैं, जैसे हमें बर्तन की ज़रूरत होती है, हमें पेन्स की ज़रूरत है, बुक्स, कॉपीज, डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं, टेबल्स का यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, हमारे मैनमेड चीज़ें हैं। आज की डेट में एरोप्लेन है, ट्रेन्स है, ये सब चीज़ें हमारी मैनमेड हैं। तो पुराने समय में भी लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ सामान बनाते थे, जैसे मिट्टी के बर्तन उन्होंने बनाया, मिट्टी के खिलौने बनाते थे, या जो उस समय अवेलेबल मेटल्स होते थे उनके माध्यम से वो ज्वेलरीज बनाते थे। तो इस तरह के वो ऑब्जेक्ट्स उस समय बनाते थे और उन्हीं को आर्टिफैक्ट्स का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है इनक्रिप्शंस। दीज आर रिटन रिकॉर्ड्स इंग्रेव्ड ऑन स्टोन्स, पिलर्स, क्ले और कॉपर टैबलेट्स, केव्स एंड वॉल्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स। इनक्रिप्शन का मतलब होता है कि कहीं पर कोई रिटन रिकॉर्ड्स मिल जाना। जैसे कोई पत्थर है, उस स्टोन पे क्या किया गया, कुछ चीज़ें उस पर लिखवा दी गई, इनग्रेविंग करा दी गई। तो पत्थर पे किसी चीज़ की खुदाई को कहते हैं इनग्रेव कराना। सो इनग्रेव्स ऑन स्टोन, स्टोन पे हमने कुछ खुदवा दिया। पिलर्स, कोई हमने एक पिलर बनवाया, खंभा हमने बनवाया और उस पर हमने कुछ मैसेज दे दिया या कोई इवेंट्स का जिक्र कर दिया है। क्ले और कॉपर टैबलेट्स,
कि एक कॉपर, जैसे कॉपर है तो कॉपर की एक पतला सा एक समतल, जैसे कॉपर है तो कॉपर का एक प्लेट्स बनाई जाती थी जिसे टैबलेट्स कहा जाता, और इस पे कुछ राइट करा दिया जाता था। या मिट्टी भी इसी तरह से एक समतल मिट्टी ली जाती थी और उसको भीगी मिट्टी लेकर के उसको एक समतल बना दिया जाता था और उस पर कुछ लिखवाया जाता था। तो इस तरह से उन पे भी कुछ लिखवा देना, रिटन रिकॉर्ड्स ऐसी जगहों पे भी मिलते हैं। गुफाओं पर भी देखने को मिलते हैं, जैसे आपकी अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की कैव्स हैं, जिनमें हमें बहुत सारी चित्रकारी देखने को मिलती हैं या रिटन रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं। मॉन्यूमेंट्स की वॉल्स पे भी कुछ हम लिखाया गया है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमको रिटन रिकॉर्ड्स देखने को मिलती हैं, और इन्हीं रिटन रिकॉर्ड्स को ही हम इनक्रिप्शंस कहते हैं। तो इनक्रिप्शन के माध्यम से हमें किसी इवेंट्स के बारे में जानकारी मिलती है, राजा के नाम की जानकारी मिलती है, किंगडम्स के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो बहुत सारी इवेंट जानकारियाँ हैं जो हमें उनसे प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है क्वाइंस। क्वाइंस भी हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आती हैं। क्वाइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ किंगडम। एक साम्राज्य का, एक राज्य का क्या इकोनॉमिक कंडीशन है और वे किस मेटल्स का, किस मटेरियल का वो यूज़ करते हैं उस क्वाइंस को बनाने का, तो इनके बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। तो ये बात हुई हमारी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की। अब हम बात करते हैं लिटरेरी सोर्स में। तो हमने बताया कि लिटरेरी सोर्स होते हैं, ये हमारे रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं जिन्हें एक बुक के रूप में रखा गया हो। तो हमने इनक्रिप्शन देखा, तो इनक्रिप्शन क्या है, किसी मॉन्यूमेंट्स पे या किसी वॉल्स पे, पिलर्स पे, इन पे लिखवाया जाता है। लेकिन लिटरेरी सोर्स क्या है कि ये ऐसे सोर्स होते हैं जिन्हें लिखा जाता है, यानी हैंड रिटन होती थी या फिर ये प्रिंटेड होती थी। तो इनमें हम बात करते हैं तो इनमें सबसे फेमस रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री में मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है, द हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ लिटरेरी वर्क्स आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ लिटरेरी वर्क, कि एक हाथों से लिखा हुआ जो लिटरेरी वर्क होता है उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता था। तो इसको लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज होती थी, जैसे तांबा है तो तांबे की पतली पतली सीट बनाई जाती थी और उस पर लिखा जाता था, या फिर पेड़ों की छाल पे भी कभी को भी एकदम समतल करके उनके ऊपर लिखा जाता था, तो वो भी हैंड रिटन में देखने को मिल जाती हैं। तो दीज आर द मैन्यूस्क्रिप्ट, ये काफ़ी फेमस रही हैं एंशिएंट टाइमिंग में। तो इसमें हमें क्या मालूम चलता है, तो ये इनको दो भागों में डिवाइड किया गया, लिटरेरी सोर्स को, रिलीजियस लिटरेरी सोर्स और दूसरा हमारा नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्स। रिलीजियस लिटरेरी सोर्स, रिलीजियस लिटरेचर्स ऐसी लिटरेचर्स को कहा गया है जिनमें रिलीजन्स की बात कही गई हो। जैसे आज के डेट में अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम के बारे में अगर है तो उनका एक कुरान है, आपकी क्रिश्चियन सोसाइटी में हम जाते हैं तो उनका बाइबल है, हिंदुइज्म की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे, गीता, रामायण, महाभारत, बहुत सारी चीज़ें हैं, वेद हमारे आते हैं, पुराण आते हैं। बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो वहाँ पे त्रिपिटक है। तो इस तरह से अलग अलग रिलीजन्स के माध्यम से भी डिफरेंट टाइप के लिटरेचर बनाए गए हैं, उन्हीं को रिलीजियस लिटरेचर कहा गया है। और रिलीजियस लिटरेचर से हमें मालूम चलता है कि उस समय उनकी क्या धार्मिक मान्यताएं थी, वो किस तरह के कर्म कामों में करते थे, उनकी उस समय के जो वर्शिपिंग गॉड गॉडेसेस थी उनके बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। उनका रिलीजियस फैक्ट्स क्या था, रिलीजियस बिलीफ क्या था, तो ये सारी चीज़ें हमको रिलीजियस लिटरेचर से मालूम चलती हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, वेद, पुराण, त्रिपिटक, ये आपके कुछ फेमस है। इसमें आप रामायण, महाभारत, गीता, इनको भी आप शामिल कर सकती हैं क्योंकि इनके माध्यम से भी हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। नॉन रिलीजियस लिटरेचर, ऐसे लिटरेचर्स जो धर्म के अलावा इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करती हों, सोसाइटी को बताती हों, या वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है किसी क्षेत्र का, किसी किंगडम का, किसी साम्राज्य का, किसी एम्पायर्स का, तो उनके बारे में ये जानकारी देते हैं। जैसे अर्थशास्त्र, कौटिल्य का नाम होप आप सबने सुना होगा।
सो कौटिल्य के द्वारा जो लिखा गया है अर्थशास्त्र, ये आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य एम्पायर के बारे में जानकारी देता है, जिसे हम आगे के चैप्टर्स में हम लोग डील भी करेंगे कि ये मौर्य साम्राज्य क्या था, किस तरह से था, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बस इतना आप यहाँ पे जानिए कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इंडिका भी एक बुक का नाम है जिसे मेगास्थनीज ने लिखा है, और ये भी मौर्य एम्पायर से ही रिलेट करता है। सो दीज आर द रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस। नेक्स्ट इज टाइम फ्रेम। हिस्ट्री में टाइम पीरियड भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती हैं। तो इसमें दो तरीके के टाइम पीरियड यूज होते हैं, BCE और एक होता है हमारा CE। BCE का होता है फुल फॉर्म बिफोर कॉमन एरा। अब इसको कुछ लोग क्रिश्चियन एरा भी कहते हैं, तो गलत होगा, तो इसका नॉर्मल क्या नाम है, बिफोर कॉमन एरा। अब ये क्या रिफर करता है, अगर किसी डेट के सामने BCE लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा, इट रिफर्स टू द पीरियड इन हिस्ट्री बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। बर्थ ऑफ क्राइस्ट को माना जाता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, और वहीं से माना जाता है कि यहाँ से हमारा एक प्रेजेंट टाइमिंग स्टार्ट मानी जाती है। तो उस बर्थ से पहले, यानी क्राइस्ट के बर्थ से पहले की जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, उनके लिए टाइम पीरियड्स में हम BCE का यूज़ करती हैं। CE का मतलब होता है कॉमन एरा, और ये रिफ़र करता है कि क्राइस्ट के बर्थ के बाद। इट मीन्स हमारा जो ये मिडिवल हिस्ट्री है, हमारा जो ये मॉडर्न हिस्ट्री आएगी, इसमें हमको CE देखने को मिलेगा, और एंशिएंट हिस्ट्री में मैक्सिमम हमें BCE का इस्तेमाल देखने को मिलता है। इसे कभी कभी शॉर्ट में BCE भी यूज होता है, बट BCE इज़ बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट इज जोग्राफिकल फ्रेमवर्क। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री में सिर्फ हिस्टोरिकल इवेंट्स को ही ज़्यादा हम इम्पॉर्टेंस दें। हिस्टोरिकल इवेंट्स या हिस्ट्री अगर हमें बताती है कि ये समय में इस तरह की घटना हुई थी, तो हमें जोग्राफी से मालूम ये चलता है कि उस समय उस क्षेत्र की क्या दशा थी, वहाँ की कंडीशंस कैसी थी, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा था, वहाँ पे जोग्राफिकल बैरियर कौन कौन सी थी, उनके बारे में कंप्लीट जानकारी मिलती है। सो अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, तो इंडियन हिस्ट्री में जोग्राफिकल फीचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस माने जाते हैं। तो यहाँ पर सॉइल टाइप, जो स्पेशली हमारे जो नॉर्दर्न एरिया है, नॉर्दर्न प्लेन जो पूरा एरिया आपका UP, दिल्ली, इधर आपका वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, फिर आपका ये बिहार का क्षेत्र है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स में आती हैं। और इन नॉर्दर्न प्लेन में क्या है, इनकी सॉइल टाइप्स बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल्स होती हैं। तो सॉइल टाइप्स, रेनफॉल, क्लाइमेट, वेजिटेशन मतलब है ना पेड़ पौधे, और इन्वायरमेंट, और यहाँ की जो मौसमी दशाएँ थी, यहाँ की जो इन्वायरमेंट था, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन कल्चर्स को और उनकी लाइफ स्टाइल को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हिमालय रेंज जो हमको इंडिया के नॉर्थ में मिलता है, वह भी एक बैरियर के रूप में वो काम करता है, जो एंशिएंट टाइमिंग में और शुरू के मिडिवल टाइमिंग में वह एक बैरियर बना था, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेडर्स, बहुत सारे आक्रमणकारी भारत में आसानी से नहीं आ पाते थे। सो ऐसे बहुत सारे जोग्राफिकल फीचर्स होते हैं जो हिस्ट्री को एक नई दशा देते हैं। सो इट इज़ योर समरी ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर।